पिछले पार्ट में हमने देखा कि मोहन अपने विचारों में खोया हुआ था और राजकुमार अचानक आकर उसके हाथ से डब्बी छीन पूछता है उससे कि ये क्या है। तो मोहन उससे कहता है कि ये भाई जाओ ने उसे दी है, ये जियांग न्यांग से आई है, मैं इसकी दुकान खोलने के बारे में सोच रहा था। तो राजकुमार उससे पूछता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 38। राजकुमार के इस सवाल पर मोहन प्रतिक्रिया देते हुए उसकी तरफ देखता है, पर वो कोई भी जवाब नहीं देता। वो उठता है, राजकुमार से डब्बी छीन लेता है और पलटकर बिस्तर की तरफ चला जाता है। तो उसे ऐसे देख राजकुमार खुश हो मन में सोचता है, तो मेरी वांगफई ने भी सीख लिया है कि मुझे नखरे कैसे दिखाने हैं, कैसे तेज मिजाज इस्तेमाल करना है। राजकुमार मोहन के पीछे जाता है और उसके पास जाकर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें और ज़्यादा तंग नहीं करूँगा, मैं नहीं चिढ़ाऊँगा। ये बात सच है कि ये राजधानी में कभी कभार ही बिकने के लिए आता है। तुम अगर इसका व्यापार करना चाहते हो तो ये असल में बहुत ही आसान होगा। जियांग नान के सैनिक अधिकारी के मुझसे बहुत अच्छे संबंध हैं। वो हर 10 दिनों में मुझे पत्र लिखते हैं। इस बार मैं उनसे कहूँगा कि हर पत्र के साथ वो मुझे कुछ मात्रा में इसे भी भेज दिया करें। तो मोहन राजकुमार से पूछता है कि इसमें क्या लाभ है। अगर उन्होंने इसकी कीमत लेने से इनकार कर दिया और इसे भेजना जारी रखा तो ये एक तरह की रिश्वत हो जाएगी। अगर किसी को पता चला तो आप मुश्किल में पड़ जाओगे। तो राजकुमार मोहन को अपने पास खींचते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो तो बहुत मशहूर है कंजूस होने के लिए। उल्टा वो तो इसकी असली कीमत से भी ज़्यादा कीमत मांगेगा, क्योंकि वो कहेगा कि इसको भेजने में भी तो खर्चा आता है, मुझे तो उससे मोल भाव करके अच्छे से कीमत तय करनी पड़ेगी। तो मोहन चिंता मुक्त होकर राजकुमार से कहता है कि अगर हमारे पास इसे लाने का प्रबंध हो चुका है तो मैं जल्द ही एक लकड़हारे और एक सुनियार को ढूंढता हूँ जो बहुत ही अच्छा काम करते हों, और मैं उन्हें कह दूंगा कि लकड़ी और चांदी के छोटे छोटे डिब्बियां बना दें। तो राजकुमार मोहन से हैरानी से पूछता है कि इस तरह तो डब्बियां करीम से ज़्यादा महंगी पड़ जाएंगी, ऐसे तो तुम नुकसान में जाओगे। तो मोहन राजकुमार से कहता है कि जियांगनान से ये करीम बांस की और लोहे की डब्बियों में आती है, जो कि बहुत ही सस्ती पड़ती है। अगर हम इसकी कीमत बढ़ा भी दें तब भी लोग आसानी से इसको खरीद सकते हैं, चाहे तो 100 चाहे तो 1000। तो अगर हम इसकी डब्बियां सस्ती से बदलकर कीमती कर देंगे तो ये देखने में बहुत ही महंगा और उच्च दर्जे का सामान लगेगा। राजधानी में रहने वाले लोग ज़्यादातर या तो उच्च दर्जे के अधिकारी हैं या फिर कोई मंत्री संतरी, तो ये अमीर घरानों के लोग आसानी से उसे खरीद सकते हैं। और वैसे भी जितनी महंगी चीज़ होती है लोग उसे उतना ही बढ़िया और उच्च दर्जे का समझते हैं। यह सुन राजकुमार खुशी से मन में सोचता है कि जुनकिंग इतना होशियार है, वो ऐसी व्यापारिक तकनीकें तो अच्छे से जानता ही होगा, और कहता है जुनकिंग अगर तुम बहुत सारा धन कमाने लग जाओगे तो मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर पूरी तरह से तुम पर निर्भर हो जाऊंगा। वो चूमने की कोशिश करता है पर मोहन उसका मुंह पकड़ देता है और कहता है सिर्फ तब तक जब तक मैं आपको तलाक नहीं दे देता। तो राजकुमार कहता है नहीं नहीं नहीं, ये सारी जिंदगी भी तुम्हारे नाम, ये सारा जन्म और मरने के बाद मैं भूत बनकर भी तुमसे चिपका रहूंगा हमेशा के लिए। तो मोहन मन में सोचता है कि तलाक का विकल्प सबसे बेहतर है, मुझे जल्द ही दे देना चाहिए। मोहन को अचानक से याद आता है तो वो पूछता है कि आज आपको बड़े भाई क्यों ढूंढ रहे थे, क्या जरूरी काम था। तो राजकुमार मोहन का हाथ अपने मुंह से परे करते हुए कहता है कि पिताजी चाहते हैं कि बड़े भाई जाएं जांच करने के लिए जो कर की चोरी हुई है उस मामले में। मैं चाहता था कि भाई के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजूं उनकी सुरक्षा के लिए, पर उन्होंने इनकार कर दिया और अंत में वो बस 2 माहिर और 4 छोटे सैनिकों को साथ ले जाने के लिए राजी हुए। तो मोहन राजकुमार को कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, वो बहुत ही बहादुर और समझदार इंसान हैं, वो अपना ध्यान रखेंगे और सुरक्षित वापस लौटेंगे। राजकुमार मोहन को कसकर गले लगा उसकी बात में हामी भरते हुए बस कहता है मई महीने में मोहन जियांग की छोटी सी दुकान खुल जाती है। उसका नाम रखा जाता है मू लैन जू। मुहूर्त वाले दिन उसकी दुकान पर काफ़ी रौनक थी। इन दिनों जिंग शाओ को भी राज दरबार जाने का काफ़ी शौक हो गया था।
वो अक्सर ही राज दरबार जाता था और इस शौक का कारण था जो जरूरी जानकारी आई थी राज दरबार में दक्षिण पश्चिमी इलाके से। इस जानकारी वाले पत्र अनुसार पहला राजकुमार यूनान तिब्बत पहुंच चुका था और वो पहुंचते ही जल्दबाजी में हमला करना चाहता था दक्षिणी बार्बेनिया पर वहाँ की दूषित हवा के कारण उसके सैनिक बीमार हो गए, जिस कारण वो उन सबको पहाड़ों में लेकर आ गया और अभी ये बताना मुश्किल है कि वो जिंदा है या मर गया। चौथा राजकुमार झुककर कहता है, पिताजी, इस तरह के हालातों में हमें जल्द से जल्द बड़े भाई की सहायता के लिए सैनिक भेजने चाहिए, उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है। राजा गुस्से में पत्थर फेंकते हुए कहता है, नकारा इंसान। तीसरा राजकुमार आगे आता है, झुककर कहता है, पिताजी आप गुस्सा मत कीजिए, मेरे पास उपाय है। तो राजा कहता है, बोलो। तो तीसरा राजकुमार कहता है कि दक्षिण पश्चिम का इलाका इस समय यूनान तिब्बत के सबसे नज़दीक है और मैंने सुना है कि दक्षिण पश्चिम की सेना बहुत ही काबिल और शक्तिशाली है। सबसे बेहतर यही रहेगा कि दक्षिण पश्चिमी राजा से कहा जाए कि वो बड़े भाई को सैनिक सहायता के लिए कुछ सैनिक भेजे। और मन में सोचता है कि दक्षिण पश्चिमी राजा बहुत ही चतुर और दुष्ट है, अगर उसे ऐसा करने को कहा जाएगा तो वो ज़रूर कोई ना कोई तरीका ढूंढ देगा इससे बचने का और वो मदद नहीं भेजेगा। और पहला राजकुमार वहाँ से जीवित लौटकर आएगा या नहीं, ये पूरी तरह से उसकी किस्मत पर निर्भर करता है। ये बात सुन राजा मन में सोचता है कि दक्षिण पश्चिमी इलाके के राजा को सैनिक सहायता देने के लिए बोलने का एक और फायदा है। इससे ये भी साफ हो जाएगा कि उसके इरादे बगावत करने के हैं या नहीं। और कहता है कि दक्षिण पश्चिमी इलाके के राजा को एक पत्र लिखकर हुक्म दिया जाए कि वो पहले राजकुमार को सैनिक सहायता देने के लिए सैनिक भेजे और दक्षिणी बार्बेनिया और उनके फैलाए आतंक को खत्म करे। और अगर वो लोग पहले राजकुमार को जिंदा बचाकर वापस भेजने में कामयाब होते हैं तो दक्षिण पश्चिम इलाके का 1 साल तक का कर माफ कर दिया जाएगा। ये आदेश सुन सभी राज दरबार के लोग झुककर जी कहते हैं। रात हो जाती है। राजकुमार घर में घुसते हुए कहता है, झुनकिंग मैं आ गया। मोहन को किताब में ऐसे खुशी खुशी निहारते हुए देख राजकुमार उससे किताब छीन कर कहता है, तुम इस बही खाते की किताब को निहार निहार कर इतना खुश हो रहे हो, क्या ये किताब मुझसे भी अच्छी दिखती है? तो मोहन थोड़ा शर्मा कर कहता है कि अगर इंसानों की तुलना की जाए तो आपसे अच्छा तो कोई भी नहीं दिखता। पर राजकुमार मोहन की ये बात सुन बहुत खुश होता है और मन में कहता है कि आज झुनकिंग बिना झिझके सीधे सीधे ऐसी बात कर रहा है। क्या वो राजकुमार की बात और ये पाठ यहीं पर ख़त्म हो जाता है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।